आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था रेडियो एक्टिविटी यानी कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके लो। तो टॉपिक आज का डालें रेडियो एक्टिव डिके लो। रेडियो एक्टिव डिके लो, ठीक है। तो लिखिए जरा इसमें क्या है, फिर उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrated the number of nuclei disintegrating per second the number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the number of undecayed nuclei number of undecayed nuclei number of undecayed nuclei present in the sample present in the sample at that instant present in the sample at that instant. Okay, present at that present in the sample at that instant. The number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant. इसका मतलब क्या है कि लेट से कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें 100 सैंपल है, 100 न्यूक्लियाई हैं। अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है यानी ब्रेक होने की जो गति है, स्पीड है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस टाइम पे कितने सैंपल्स रह गए। जैसे कि इनिशियली इनिशियली अगर मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली 100 सैंपल्स हैं, तो इस टाइम पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा यानी डिसइंटीग्रेट होने की जो स्पीड होगी वो 100 सैंपल पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली। मान लो कुछ टाइम बाद 80 सैंपल्स बचे हैं इसके अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल्स के, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा यानी जो स्पीड होगी, जो रेट होगा डिसइंटीग्रेट होने का, वो फिर उस टाइम पे 80 सैंपल्स पे डिपेंड करेगा। तो मतलब ये सैंपल्स जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होता जाएगा तो सैंपल्स जो बचेंगे वो कम होते जाएंगे, और जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो उन्हीं सैंपल्स पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये हो कि अगर इनिशियली ज्यादा सैंपल्स हैं तो स्पीड रेट जो है वो ज्यादा है डिसइंटीग्रेट होने का। जैसे जैसे सैंपल कम होता जाएगा तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो उसमें जितने सैंपल्स बचे हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियली कितने थे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जिस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ सैंपल्स बच गए हैं उस पे डिपेंड करता है। यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम के साथ साथ स्पीड क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है, क्योंकि सैंपल्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। समझ में आया दिव्यांशु? हम्म। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, मैथमेटिकली देखना चाहें, तो जो एन नॉट है, यहाँ पे एन नॉट से हम जो शो करेंगे वो हो गया इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और एन जो होगा वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट, यानी जिस इंस्टेंट पे आप देखोगे उस टाइम जितने बचे हुए सैंपल्स होंगे वो एन होगा। ठीक है। और जो डीएन मान लेते हैं, तो डीएन हम कह लेते हैं कि ये है आपका नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच डिसइंटीग्रेट। ठीक है, रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव
nuclei, number of radioactive nuclei disintegrated with small time dt, ठीक है। dt टाइम में जितना नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं, उसको हम dn से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो dn माइनस dn बाय dt हुआ वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है n पे, नंबर ऑफ सैंपल्स जो बचे हुए हैं। तो dn बाई dt जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है n पे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या बचेगा, dn बाई dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे इक्वल टू लगाओगे और कांस्टेंट लगाओगे लैम्डा दैट इज n, वेर आप कह दोगे lambda is constant and known as decay constant और disintegrating constant, ठीक है। decay constant या disintegration constant, ठीक है। इसको आगे ठीक है। अब इसको, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया जो स्टेटमेंट रेडियो एक्टिव डिके लॉ की बोलती है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ की क्या स्टेटमेंट बोलती है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कितने सैंपल्स बचे हैं। जैसे कि मैंने बताया इनिशियली अगर ज्यादा सैंपल होंगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे सैंपल्स कम होते जाएंगे, तो वैसे वैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है जितने सैंपल्स बचे हैं, जितने हो गए उससे नहीं, जितने बचे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, जितने बचे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। इसको अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, आगे अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, ठीक है। और इसको हम और लिख सकते हैं तो dn बाय n हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, dt उधर चला गया, लैम्डा dt ऊपर चला गया और n नीचे आ गया। अब आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो dn बाय n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, और इसका भी आपने इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन में dn बाय n का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका आप इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय n dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log n, और ये जो log होगा वो बेस e होगा, तो बेस e log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बार और dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। dt का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log, या एक साथ ही कर दो, एक अलग अलग करोगे तो ज्यादा वो रहेगा, एक साथ ही कर देना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय n माइनस लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इसका हो गया log बेस ई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन t, प्लस में c कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मैथ्स में आप इंटीग्रेशन सीखोगे तो इंटीग्रेशन के साथ में हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कांस्टेंट c लगा दिया है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तक हमने यूज नहीं किया था फिजिक्स में, बट यहाँ पे हम करेंगे, और ये मैथ्स में भी सीखोगे जिनके पास मैथ्स है, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करोगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हो तो देखो क्या होता है कि ये चीज है, मान लो t की वैल्यू 0 है, या लिख लो एट t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट के बराबर, है ना। क्योंकि अगर t 0 है तो t 0 का मतलब इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम पे सैंपल्स कितने हैं, n नॉट, इनिशियल टाइम पे सैंपल्स कितने हैं, n नॉट, तो t 0 पे n की वैल्यू n नॉट हो जाएगी, बचे हुए सैंपल्स, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है log बेस ई एन नॉट इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू
एन नॉट लॉग ई लॉग बेस ई एन नॉट मिल जाता है। ठीक है, अब बेस ई और बेस 10, देखो लॉग दो टाइप के होते हैं, बेस ई और बेस 10। बेस ई तो नॉर्मल लॉग जो हम नेचुरल लॉग जिसे कहते हैं, ठीक है, और बेस 10 में क्या होता है, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब कि अगर आपने लॉग लगाया तो वो नेचुरल लॉग लगाया है, अगर उसकी कैलकुलेशन यानी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले उसको लॉग 10 यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, सर log 10 हमारा छोटी वैल्यूज के लिए यूज होता है। हाँ छोटी वैल्यूज होती हैं मोस्टली, तो मतलब जैसे लॉग 20 30, ओके इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं, मतलब 20 30 40 निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी लॉग छोटी वैल्यूज को करते हो आप, लॉग 0.33 का एंटी लॉग निकालोगे तो वैल्यू निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मोस्टली ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए लॉग अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो लॉग बेस ई एन नॉट इज इक्वल टू सी हो गया। अब लॉग ई एन नॉट इक्वल टू सी हुआ है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन को डाल लो, वन इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया आपने, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपको क्या मिल गया, लॉग बेस ई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस लॉग बेस ई एन नोड। ठीक है, सी की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, सी इज इक्वल टू लॉग बेस ई एन नोड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सी की जगह पे पुट कर दी। आप क्या करोगे, लॉग बेस ई एन नोड को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो क्या होगा, लॉग बेस ई एन माइनस लॉग बेस ई एन नोड, ठीक है, इज इक्वल टू मान लिया माइनस लैम्डा टी। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी कहती है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाय n। mn। ठीक है, m बाय n ये प्रॉपर्टी एक कहती है, फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाय n। यहाँ पे देखो लॉग n माइनस लॉग n नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस e n नॉट बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो ये आपका लॉग आपने इस फॉर्मूले के बेस पे लिख लिया, ये आप साइड में कहीं इसके साइड में लिख लेना। ठीक है, ये अलग चल रहा है। उसके बाद ये जो लॉग है, एक तरफ से लॉग अगर आप हटाते हो, अगर मान लो कि लॉग लगा हुआ है और उस लॉग को हटाना है, ठीक है, उसको दिखाना नहीं है, तो अगर आप इस तरफ से लॉग हटा रहे हो तो कौन सा लॉग है, बेस ई है यानी एक्सपोनेंशियल है, तो बेस ई का लॉग है, तो जब लॉग को हटाओगे तो दूसरी साइड एक्सपोन जो भी वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे है लॉग बेस ई एन बाय एन नो, और दूसरी साइड है राइट हैंड साइड में है आपके पास माइनस लैम्डा टी, तो जब आप लॉग यहां से हटाओगे तो ये जो माइनस लैम्डा टी है ये पावर में चली जाएगी, कैसे, एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप जैसे लॉग हटाओगे तो जो बेस ई है वो इधर आके ये जो भी वैल्यूज होगी, जो भी वैल्यू इधर, वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाती है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में गई, तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, फाइनल फॉर्मूला आपको मिला n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, n इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ये दोनों चीज कही जा सकती है। अब आप इसको नोट कर सकते हो। दोबारा एक बार समझा देता हूँ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द रेडियो एक्टिव सैंपल is at any instance directly depends on the number of undecayed samples remains in the at that instant, यानी कि जो उस सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ अनडिकेड बचे हुए हैं किसी भी टाइम पे, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसकी मैथमेटिकली आप ये कह सकते हो, प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे लैम्डा लगाओगे, लैम्डा हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, फिर इसको हमने आगे कंटिन्यू किया है dn बाई dt को नीचे ऊपर ले गए और n को नीचे ले आए, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने c की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली है, c की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, पुट करने के बाद उसको माइनस किया है, फिर लॉग का फॉर्मूला लगा दिया है, मतलब एक आइडेंटिटी लगा दी है लॉग की, n बाय n नोड की,
और उसके बाद लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल पावर मिलेगी और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये मिल गया, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे जिसका न्यूमेरिकली यूज होगा। नोट कर लें, जब नोट हो जाए तो बता देना। सर हल्का सा साइड हो जाओ। हम्म, डन सर। दिव्यांशु डन। डन, ओके। तो ये हो गया, आपने रेडियो एक्टिव डीके लॉ लिख लिया। अब लिखो, इसमें लिख लो अब रेडियो डीके कांस्टेंट के बारे में लिख लो। डीके कांस्टेंट क्या कहता है? डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट? डीके कांस्टेंट लैम्डा, इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखो, द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द radioactive decay constant may be defined as the reciprocal of the time interval, reciprocal of the time interval, reciprocal of the time interval during which, reciprocal of time interval during which the number of active nuclei, reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei in a given radioactive sample, in a given radioactive sample reduces to, in a given radioactive sample reduces to 36.8%, 36.8%, 36.8% of its initial value, of its initial value. The radioactive decay constant may be defined as the reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei in a given radioactive sample reduces to 36.8% of its initial value. डन। इसका मतलब है कि जो डिके कांस्टेंट है वो डिफाइन करता है कि ये टाइम का रेसिप्रोकल है, और वो टाइम का रेसिप्रोकल है जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स जो बचते हैं वो इनिशियल का 36.8% ही वैल्यू बचती है, उसको हम डिके कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लिखेंगे।
हाफ लाइफ अगर देखें तो टॉपिक आपका हो गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या कहता है? देखो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल जा रहा है हाफ लाइफ मतलब कि रेडियो एक्टिव सैंपल के जितने टाइम में इनिशियल वैल्यू के हाफ बचेंगे उस टाइम को हम हाफ टाइम कह देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टाइम है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, वो किसी भी टाइम पे उस सैंपल्स में बचे हुए सैंपल्स पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर मैं ग्राफ बनाऊं नंबर ऑफ सैंपल्स और टाइम के बेस पे, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स और टाइम के बेस पे बनाऊं, तो मान लो कि 100 सैंपल्स इसके अंदर हैं, जो इनिशियल सैंपल्स हैं वो 100 सैंपल्स हैं, तो जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और ये डिक्रीज मतलब एकदम से डिक्रीज होगा और ऐसे करके बहुत स्लोली फिर स्लो हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, आगे जाके बहुत स्लो हो जाएगा। तो लगभग यहीं आके मतलब आधे सैंपल्स तो आपके यहीं आके यानी यहाँ पे n0/2 बचते हैं, ये इसका टी हाफ है। ठीक है, फिर इस हाफ का भी हाफ होगा तो वो जो होगा वो टी, जो क्या कहते हैं इसको, 2t होगा या 2t हाफ होगा, इसको हम यूं कह सकते हैं टी हाफ, 2t हाफ, जिसमें n0/4 बचेंगे। फिर उसका भी हाफ होगा तो n0/8 बचेगा, फिर उसका भी हाफ होगा तो n0/16 बचेगा। तो ऐसे हाफ करते करते 3t हाफ, 4t हाफ, इस तरीके से सैंपल्स जो हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं टी हाफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सैंपल्स का सिर्फ एक ही टी हाफ हो, कई टी हाफ हो सकते हैं। टी हाफ का मतलब है कि जब से टाइम आप कैलकुलेट या मेजर करना स्टार्ट करते हो तो उसमें जो सैंपल्स बचे होंगे जिस टाइम पे आपने नोटिस किया, उस सैंपल्स का आधा जिस टाइम में हो जाएगा वो आपके लिए उस समय के लिए टी हाफ होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 था, इस पॉइंट पे 100 सैंपल थे जिसको हमने एन जो है एन नोड की वैल्यू हमने 100 ले ली। ठीक है, तो एन नोड 100 था, तो 100 से जब 50 हो गया तो उसे टी हाफ कह दिया। अब 50 का हाफ 25 जब हुआ तो उसे 2 टी हाफ कह दिया। 25 का हाफ 12.25 हुआ, उसको 3 टी हाफ कह दिया। 12.25 का भी हाफ होगा तो उसको हम 4 टी हाफ कह देंगे, फिर उसका भी हाफ होगा उसको 5 टी हाफ कह देंगे। तो ऐसे हाफ होते होते आप देख रहे हो स्लो, कितना प्रोसेस स्लो हो गया। तो इस तरीके से इसको हम टी हाफ कहते जाते हैं। ठीक है, तो टी हाफ का मतलब है कि जो इनिशियल सैंपल है उसका हाफ हो जाना जिस टाइम में, उस टाइम को हम टी हाफ कह दे रहे हैं, यानी हाफ लाइफ कह दे रहे हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइम इंटरवल इन विच द टाइम इंटरवल इन विच द टाइम इंटरवल इन विच one half of the radioactive nuclei the time interval in which one half of the radioactive nuclei originally present originally present in radioactive sample originally present in radioactive sample disintegrate disintegrate is called half life is called half life of the radioactive substance is called half life of the radioactive substance. So the time interval in which one half of the radioactive nuclei originally present in radioactive sample disintegrate is called half life of the radioactive substance. ठीक है, तो ये टी हाफ का हो गया, मतलब हाफ लाइफ का हो गया। और हाफ लाइफ में तो अब इसका रिलेशन भी हमें चाहिए, तो टॉपिक डालिए रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन half life and decay constant। ठीक है, सो अगर हम देखें तो लेट हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एन नोड है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल्स, रेडियोएक्टिव सैंपल यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पे, और n मान लेते हैं नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल।
नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट टी, यानी किसी भी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड बच जाएंगे, जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो बचेंगे वो है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टी हाफ की अगर हम बात करें, जिसमें टी जो है वो टी हाफ हो चुका है, यानी आधा टाइम हो चुका है, तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बचेंगे? हाफ बचेंगे इनिशियल के। तो कितने बचेंगे? इनिशियल के हाफ बचेंगे, n इज इक्वल टू एन नॉट बाय 2। ठीक है, और अगर हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ के अकॉर्डिंग देखें, फ्रॉम डिके लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, डिके लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था? n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमने निकाला था। ठीक है, लैम्डा टी हमने रिलेशन निकाला था। अब n जो है वो n नॉट बाय 2 के बराबर है, तो हम n की जगह पे n नॉट बाय 2 पुट कर सकते हैं। n नॉट और e की पावर जो है लैम्डा माइनस लैम्डा टी है, तो t इज इक्वल टू टी हाफ है, तो e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, तो 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। अब ये पावर माइनस का है तो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 1/e की पावर लैम्डा टी हाफ, प्लस का हो गया। ठीक है, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको देखो 2 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी हाफ। ठीक है, टी हाफ ही हो गया। अब क्या करो, टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग हम यहाँ पे लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग, वो भी नेचुरल लॉग ले सकते हो आप, नेचुरल लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो जब बोथ साइड नेचुरल लॉग लिया तो आपने लिखा लॉग बेस ई, इस साइड 2 है तो आपने 2 लिख दिया और इधर लिख दिया, और इधर लॉग बेस ई लिखोगे। ठीक है, लॉग बेस ई है, ये ध्यान रखना, इधर क्या है? लॉग बेस ई है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे लॉग बेस ई, ई की पावर लैम्डा टी बाय हाफ, टी हाफ। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी कहती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एन लॉग एम। ठीक है, यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। एक आइडेंटिटी ये कहती है, देखो जो जो आइडेंटिटी पढ़ाते जा रहा हूँ, जहां जहां यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं लॉग की आइडेंटिटी बताते जा रहा हूँ। लॉग एम की पावर एन, तो इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एन जो है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो लॉग ई की पावर लैम्डा टी हाफ, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा टी हाफ आगे आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा टी हाफ क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो लैम्डा टी हाफ आगे आ गया, तो लैम्डा टी हाफ आगे आया लॉग बेस ई 2, और ये आ गया लैम्डा टी हाफ ई की लॉग बेस ई ई। ठीक है, तो देखो लॉग ई, क्योंकि बेस ई है और ये भी ई है तो सेम है, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी बेस ई की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2। ठीक है, और ये हो गया 1, साइड में आप लिख सकते हो लॉग बेस ई जो है वो 1 के इक्वल हो गया, और टी हाफ हमें निकालना है तो हम निकाल देंगे लॉग बेस ई 2 बाय लैम्डा। अब ये बेस ई है तो इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस ई है तो बेस 10 में पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेस 10 में इसको कन्वर्ट किया, टी हाफ 2.303 लॉग, जैसे ही आप 2.303 में करोगे तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हो लैम्डा। और log 2 की वैल्यू अगर आप देखोगे लॉग टेबल में, log 2 की वैल्यू अगर लॉग टेबल में आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी 0.3010। ये लर्न कर लो, क्योंकि मोस्टली जो केस आएगा log की वैल्यू वो log 2 या log 4 की आएगी। ठीक है, तो टी हाफ आपको क्या मिला? टी हाफ मिल गया इस तरीके से, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन में लैम्डा। अब इसको अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा।
तो ये आपका रिलेशन आ गया टी हाफ के लिए, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। क्लियर? इसको अब आप नोट कर लो। एन नॉड है, एन नॉड, हर जगह एन नॉड है, ये सारा एन है, एम कहीं भी नहीं है, सब एन है, ये सब एन है। ये भी एन है। डन? दिवांशु डन? रचित डन? यस सर, डन। एक रिलेशन है, ये सिलेबस में अब डेरिवेशन तो नहीं है इसकी काफी टाइम से, इसके रिलेशन को बट याद रखो, मीन लाइफ का रिलेशन है, मीन लाइफ। तो मीन लाइफ को हम टॉ से डिनोट करते हैं। तो ये जो टॉ होता है यानी कि जो मीन लाइफ होता है ये 1.44 टी हाफ के बराबर होता है, ठीक है, टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये रिलेशन याद रखो, कहीं जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना न्यूमेरिकली, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगी, पहले मैं कराता था बट सिलेबस में नहीं है अब। दूसरा, इसमें मैथमेटिक्स वो इन्वॉल्व होती है जो बिल्कुल जरूरत नहीं है फिजिक्स में कहीं, ठीक है। बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, या जिसे हम डिके रेट भी कह सकते हैं कि जो, हाँ जी। तो हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें जिसे हम डिके रेट भी कह सकते हैं। तो जैसे अभी पीछे हमने रेडियो एक्टिविटी लॉ पढ़ा, यहाँ आप रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसे हम डिके रेट भी कह सकते हैं। तो इसको लिखो, द रेट ऑफ डिके और activity of a sample, the rate of decay or activity of a sample is defined as the number of radioactive disintegrations, number of radioactive disintegration taking place
per second in the sample. Number of radioactive disintegrations taking place per second in the sample. ठीक है, यानी कि टॉपिक आपका हो गया डिके रेट, यानी कि जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली जो है वो क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स डिसइंटीग्रेट पर सेकंड को हम क्या कह रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो डिके रेट हम कह सकते हैं। ठीक है, बट आपने जो पढ़ा है अभी पीछे जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, डीएन बाय जो डीटी था आपका, आपने जो पीछे अभी पढ़ा वो क्या पढ़ा, माइनस डीएन बाई डी टी, किसके बराबर पढ़ा आपने, लैम्डा एन के बराबर। सो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइनस डी एन बाई डी टी है वो लैम्डा एन के बराबर है, तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लैम्डा एन के कह सकते हो, लैम्डा एन के कह सकते हो। तो एक तो आपने ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया इस डीके रेट के डेफिनेशन के बेस पे, फिर जो हमने पीछे पढ़ा था उसके बेस पे ये हो गया। ठीक है, एंड हमने ये भी पढ़ा है कि जो एन होता है वो एन नॉट ई माइनस लैम्डा बाय टी होता है ना, माइनस ई लैम्डा बाय टी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना, ये भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो लैम्डा और एन नॉट, लैम्डा कांस्टेंट है और एन नॉट भी कांस्टेंट है, एन नॉट की मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, इनिशियल वैल्यू और लैम्डा कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, वेयर हम कह देंगे जो आर नॉट है वो आपका हो गया लैम्डा एन नॉट, एन नॉट जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, जो अभी हमने पीछे है उसका एक अनदर फॉर्म है, आप ये कह सकते हो एक अलग फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म हमने बना दिया है, वो यहाँ पे है। ठीक है, जिसको हम डिके रेट के बेस पे एग्जाम्पलीफाई या फिर स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो डिके रेट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ओके। सो नेक्स्ट लिखिए, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की क्या ये यूनिट्स हो सकती हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी का क्या होगा कि वन बैक्वेरल, एक पहली यूनिट है बैक्वेरल। ठीक है, ये पहली यूनिट क्या हो जाएगी, बैक्वेरल। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी एंड क्यू से, कैपिटल बी एंड क्यू से। ठीक है, तो जो वन बैक्वेरल होती है, यानी कि हम इसमें अगर इसको डिफाइन करें तो जो वन बैक्वेरल होता है वो वन डिके पर सेकंड को कहते हैं, यानी एक सेकंड में एक डिके होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, वन बैक्वेरल कह देंगे। ठीक है, तो ये चीज बैक्वेरल हो गया। ठीक है, दूसरी आपकी यूनिट होती है क्यूरी, सेकेंड यूनिट इज क्यूरी। ठीक है, जिसको आप सीआई से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल सी स्मॉल आई। अब जो वन क्यूरी होता है वो जो होता है आप कह सकते हो वन क्यूरी
इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। ठीक है, डीके पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतने डीके होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, 1 क्यूरी कह देंगे। अब इस 1 क्यूरी को बैक्यूरल में चेंज करना है तो कैसे हो सकता है, जब 1 डीके पर सेकंड को 1 बैक्यूरल कह सकते हैं तो इतने डीके पर सेकंड को क्या कहोगे, इतने ही बैक्यूरल कह दोगे, यानी कि इसको आप सिंपली लिख सकते हो, डीके पर सेकंड्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 बैक्यूरल कह सकते हो। तो 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 क्यूरी। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा थर्ड यूनिट आप इसकी लिख सकते हो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी इसकी एक यूनिट है, यानी कि आरडी, आरडी से डिनोट करते हैं। और जो आरडी होता है यानी 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10⁻6 डीके पर सेकेंड। ठीक है, और डीके पर सेकेंड को आप बैक्वर्ड लिख सकते हो, तो यानी 1 आरडी इज इक्वल टू 10⁻6 बैक्वर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 यूनिट हो गई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। ये रेडियो एक्टिविटी की ये यूनिट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट लिखिए, अब हमने देखो प्रॉपर्टीज पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा कि किस तरीके से सैंपल रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसमें अल्फा डीके, बीटा डीके और यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं। पर ये रेडिएशन में डीके होता है, यानी कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो ये जो डीके के बारे में पढ़ेंगे कि अगर डीके में होता क्या है, अगर अल्फा डीके होगा तो होगा क्या, बीटा डीके है तो क्या होगा, गामा डीके होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो अल्फा डीके। ठीक है, अल्फा डीके लिखिए। अल्फा डीके इज द प्रोसेस इन विच, अल्फा डीके इज द प्रोसेस इन विच, alpha decay is a process in which an unstable nucleus transforms itself, an unstable nucleus transforms itself into a new nucleus, by emitting an alpha particle, तो अल्फा डीके में क्या हो रहा है कि अल्फा डीके में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहा है बाय अल्फा पार्टिकल को रिलीज करके, यानी अल्फा पार्टिकल को डिके करके यानी निकाल के वो क्या कर रहा है, एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अल्फा डीके क्या है, हीलियम पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख लेना, हीलियम पार्टिकल को भी हम अल्फा डीके कह रहे हैं, यानी अल्फा डीके जो होगा वो आपका यहाँ पे हीलियम ही है। ठीक है, तो कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और इसमें अल्फा डीके हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अल्फा डीके हो गया। तो अल्फा डीके में क्या करना है कि जो न्यूक्लियस जो भी आपको गिवन है उसमें Z में 2 माइनस कर देना है और A में -4 कर देना है, प्लस हीलियम लिखना है, प्लस Q लिखना है। ठीक है, ये मेथड होगा, ये करने का मेथड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं,
U आपका क्या होता है 92 to 38, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया, अल्फा डिके कर दिया। तो अल्फा डिके किया तो आपको क्या करना है, 4 माइनस और 2 माइनस नीचे से करना है। तो U का U क्योंकि अब एटॉमिक नंबर और मास चेंज हो रहा है तो न्यूक्लियस भी चेंज होगा, तो U का U तो रहेगा नहीं, ठीक है। U का U तो रहेगा नहीं। अच्छा यहाँ सिंबल फिर आप चेंज कर दो, Y हो जाएगा, X का Y हो जाएगा, ठीक है। तो U का यहाँ पे हो गया थोरियम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 92 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचा 90, और 238 में से 4 माइनस किया तो क्या बचा 234, प्लस में हीलियम और प्लस में एनर्जी, जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पीओ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 84 और 208। इसमें फिर आपने अल्फा डिके किया, अल्फा डिके किया तो 2 और 4 हटाना है, तो क्या बन जाएगा लेड पीवी यानी कि 82, और यहाँ हो जाएगा 204 प्लस में हीलियम 24 प्लस क्यू। इस तरीके से आपको अल्फा डिके करना है। क्लियर है? यस सर। दूसरा अगर हम देखें, कई बार आपसे Q की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ X लेंगे, या इसका मास और इसका मास माइनस करके डिफरेंस करके जो आएगा वो Q की वैल्यू होगी, यानी मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y, जो भी Y एलिमेंट बनेगा, माइनस मास ऑफ हीलियम, और इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आएगा वो Q एनर्जी आ जाएगी जो रिलीज होगी। ये तरीका है Q एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। सर तीनों को माइनस करना है या फिर mx और my को? सिर्फ ये और ये माइनस होगा। ओके सर। तो mx। इसमें से माइनस करोगे ना, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे। ओके सर। इसके मास में से इन दोनों के मास को माइनस करोगे तो Q की वैल्यू मिलेगी, और उसको सी देखो C स्क्वायर से करोगे तो आपका जूल में आंसर आएगा। और मैंने बताया क्योंकि अगर ये AMU में आंसर होगा तो हमें पता है कि 1 AMU की वैल्यू एनर्जी में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो अगर ये जो मास वैल्यू अगर आप AMU में लोगे तो लेट से माइनस करने के बाद कुछ भी x वैल्यू AMU में आई तो इसको आप 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से करना होगा। और इसके हमने क्वेश्चंस भी करे हैं कि कैसे एनर्जी अगर निकालनी है तो बस मास का आंसर AMU में होना चाहिए, और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एनर्जी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। कर लिया नोट रचित? यस सर कर लिया। नेक्स्ट लिखो बीटा डिके। नेक्स्ट है बीटा डिके। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल रिमूव या ऐड होगा तो उस केस में बीटा डिके होगा। तो लिखिए बीटा डिके, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ the process of spontaneous emission of electron E negative or positron E positive, emission of an electron E negative or positron positron E positive, E की पावर में पॉजिटिव
फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। यानी कि बीटा डीके दो तरीके से हो रही है, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका यानी इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करेगा तो बीटा नेगेटिव है, और पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव एमिट करेगा तो बीटा पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बीटा अगर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, जिसे हम बीटा माइनस कह रहे हैं, तो बीटा नेगेटिव में ध्यान रखना इक्वेशन में उल्टा करना है। आपके पास x है, z और a, आपके पास क्या है, x है, z और a, तो y जो है उसकी पावर यानी मास नंबर तो सेम रहेगा, पर z में एक प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, तो अगर x है तो उसमें a तो एज इट इज रहेगा, z की वैल्यू चेंज हो जाएगी यानी +1 एक बढ़ जाएगा, प्लस में e की पावर -1 0 प्लस q। ठीक है, या आप q कह सकते हो या फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, जो भी इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, जो भी यहाँ पे होगा, इसकी जगह पे इसको और तरीके से अगर लिखना हो तो x z कॉमन इक्वेशन लिखवा रहा हूं, z+1 यानी प्लस होगा a, और इसको नहीं लिखना है तो इसकी जगह आपको ये लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कि P जो है वो आपका 1532 है, 15 एंड 32, तो ये बन गया सल्फर 1632, क्योंकि +1 हो गया, बीटा नेगेटिव हो रहा है, बीटा नेगेटिव हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला है, प्लस जो भी फ्रीक्वेंसी यहां से रिलीज हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव, तो बीटा पॉजिटिव में क्या है, मैंने बोला नेगेटिव है तो प्लस करना है, पॉजिटिव है तो माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे y आप बीटा पॉजिटिव कर रहे हो तो यहाँ पे y यानी कि z-1 a प्लस में पॉजिटिव निकाल रहे हो और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। क्लियर है? तो इसका आप एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तो एक एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम का। ठीक है, सोडियम 11-22 बीटा पॉजिटिव हो रहा है, तो सोडियम 11-22 है तो ये क्या बन जाएगा, नियोन 10-22 बन जाएगा, प्लस प्लस में फ्रीक्वेंसी। तो ये एग्जाम्पल है बीटा डिके का। ठीक है, क्लियर है? तो बीटा डिके दो टाइप के हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। मोस्टली बीटा डिके जो होता है वो नेगेटिव का ही होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव वाला ही केस करना है, पॉजिटिव का केस बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। जनरली बीटा डिके बोला तो आपको बीटा नेगेटिव करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सर पॉजिटिव वाला सिलेबस में नहीं है? नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, और दूसरी ये भी बात है कि बीटा डिके पॉजिटिव वाला बहुत केस रेयरली ही मिलेगा आपको, नेगेटिव वाला ही मिलेगा। सिलेबस में नहीं है तो इसलिए शायद नेगेटिव वाला ही देते हैं, पॉजिटिव का केस बहुत कम मिलता है, क्योंकि जनरली जो केस होते हैं वो बीटा का इलेक्ट्रॉन एमिशन ही देखते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन बहुत कम एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में। डन? रचित? डन सर। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया है चैप्टर, बस एक दो टॉपिक और रह गए छोटे से। नेक्स्ट क्लास में वो छोटे से टॉपिक खत्म करके, और जो आज हमने पढ़ा है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनको करेंगे। तो हैं बस, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।